Welcome, Salam Aliza. Bismillahirrahmanirrahim. This is our first class of the DSM-5 TR course, and welcome to our first class. In it, we are going to learn about the DSM and the different disorders that are in the DSM. इनको diagnose किस तरह करना है, इनके specifiers, differential diagnosis, whatever is in the DSM, we are going to learn that about all of those in this course. Uh, First of all, what is the difference between a disease and a disorder? We hear these terms being used interchangeably. काफी जगहों पे हम लोग डिजीज का नाम यूज कर रहे होते हैं, काफी जगहों पे हम डिसऑर्डर का नाम यूज कर रहे होते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज? डिजीज इज बेसिकली एक उस चीज को कहते हैं, उस बीमारी को कहते हैं विच हैज अ नोन फिजियो बायोलॉजिकल कॉज, जिसमें कोई ना कोई कॉज होती है, कोई वायरस होता है, कोई इन्फेक्शन होता है, समथिंग जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें क्या कॉज है इस बीमारी का, उसको हम डिजीज कहते हैं. डिसऑर्डर वो चीज होती है जो कि एक नॉर्मल बॉडीली फंक्शंस को डिस्टर्ब तो कर रही है, बट इसका कोई नोन कॉज नहीं है. फॉर एग्जांपल, स्किज़ोफ्रेनिया का डायग्नोज करने के लिए वी हैव नो मेडिकल टेस्ट फॉर दैट, वी हैव नो ब्लड टेस्ट फॉर दैट, वी हैव नो एमआरआई टेस्ट फॉर दैट, वी हैव नो टेस्ट टू डायग्नोज स्किज़ोफ्रेनिया. So we don't know from where it is coming from, but it is disrupting the daily life of a person. The normal bodily functions जो है उसके disturb हो रहे हैं, brain के functions disturb हो रहे हैं. So we call it a disorder rather than a disease. So all of the disorders that we have in the DSM are all disorders, and the reason for that is कि हमें उसको exact cause नहीं पता, what actually thing is that is causing the disorder. Now, the history of the DSM. How did we all came to the DSM? Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders. It all started in the 1800s by the US government. As we know, US वो ऐसी जगह है, यूनाइटेड स्टेट्स पूरी दुनिया में एक ऐसी जगह जो जहाँ पे हर चीज़ इन द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म पाई जाती है. मेडिकल ट्रीटमेंट सबसे एडवांस्ड फॉर्म में पाया जाता है. उनके स्पेस प्रोग्राम सबसे एडवांस्ड फॉर्म का. एवरी सिंगल थिंग इज प्रेजेंट इन द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म दैट इज अवेलेबल टू ह्यूमैनिटी. इसी तरह जो डीएसएम है दैट वाज आल्सो स्टार्टेड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स इन द 1800s. आ, ये तब स्टार्ट हुई थी जब कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की थी मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में फ्रॉम द जनरल पॉपुलेशन. उसमें क्या हुआ, उन्होंने सबसे पहले डाटा सेंसस किया 1840 का. और उसमें इन्होंने इडियोसिटी और इंसैनिटी, क्योंकि पुराने टर्म्स हैं सारे, उस वक्त इतनी ज़्यादा रिसर्च हुई भी नहीं थी मेंटल डिसऑर्डर्स में. इसलिए उसको फिर इडियोसिटी स्लैश इंसैनिटी में उसको कहा जाता था, कैटेगरी में डाला जाता था, और उसकी फ्रीक्वेंसी उन्होंने कलेक्ट करने की कोशिश की इन द 1840 सेंसस में. जो मरदमशुमारी थी 1840 की, उसमें इन्होंने इसका फ्रीक्वेंसी देखने की कोशिश की कितने लोगों को ये है. आज और उन जमाने में जो कैटेगरीज थी मेंटल डिसऑर्डर्स की, उसमें मेनिया आता था, मेलनकोलिया आता था. मेलनकोलिया इज बेसिकली डिप्रेशन. जब हिपोक्रेट्स होता था एंशियंट ग्रीस में अबाउट 2000 years ago. Wait a second, I will mute their mic. uh, hmm. uh, in about 2000 years ago in ancient Greece. uh, अपने माइक्स प्लीज म्यूट करके रखें. अच्छा. So in the 2000 years ago in the ancient Greece we had Hippocrates. और उसने सबसे पहले इसको देखा था कि ये कंडीशन डिप्रेशन की जिन लोगों में होती है, ही फर्स्ट डायग्नोज्ड इट, और इसने ये कंडीशन को रिकॉर्ड किया था, और इसको मेलनकोलिया कहा गया था. एंड दिस मेलनकोलिया टर्म इज यूज्ड सिंस 2000 years. इवन अभी के जो नया डीएसएम बने हैं उनमें जाके इसको चेंज करके डिप्रेशन कहा गया. डिप्रेशन इज एक्चुअली अ लेटेस्ट टर्म. इट इज़ अ वेरी न्यू टर्म, इट इज़ नॉट एन ओल्ड टर्म. काफ़ी अभी 100-200 साल पहले ही मेलनकोलिया का टर्म जो उनसे था उसको यूज किया जाता था इस कंडीशन को डिस्क्राइब करने के लिए. मोनोमेनिया, paralysis, dementia. Dementia, as we know, is a loss of memory. Dipsomania and epilepsy. Epilepsy
was also diagnosed in Hippocrates time। एंड उस जमाने में समझा जाता था कि एपिलेप्सी जो है, अगर खुदा नाराज हो जाए तो खुदा लोगों को पनिश करने के लिए उनके ऊपर एपिलेप्टिक सीजर्स जारी कर देते हैं। दिस वाज इन ऑल्सो जूलियस सीजर, जो कि रोमन पहला रोमन बादशाह का बाप था जो जूलियस सीजर, उसमें भी ये थी। और लोग इससे काफ़ी इसको छुपाया जाता था इसकी कंडीशन को, ताकि लोगों को पता न चल सके कि इसको एपिलेप्सी है। बट इन हिपोक्रेट्स ने उन दिनों में कहा था कि एपिलेप्सी की भी फ्यूचर में कोई बायोलॉजिकल कॉज मिलेगी, और वो मिल गई है। अब इसको एपिलेप्सी कहा जाता है, और ये खुदाओं की तरफ से नहीं है। सो दीज वर द टर्म्स जो कि डीएसएम बनने से पहले यूज की जाती थी मेंटल डिसऑर्डर्स को डिस्क्राइब करने के लिए। इसके बाद बनी हमारी सबसे पहले डीएसएम वन। अब ये वर्ल्ड वॉर टू के बाद बनी है डीएसएम जो वन है। इसको सबसे पहले पब्लिश किया गया था 1952 में। उससे पहले आईसीडी चल रही थी, आईसीडी वन, आईसीडी टू, आईसीडी थ्री, आईसीडी सिक्स तक, और ये पब्लिश की जाती थी बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। वो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस ये पब्लिश किया करते थे। आईसीडी वन से आईसीडी सिक्स आई, इसमें सबसे पहले एक सेपरेट कैटेगरी रखी गई जिसको मेंटल डिसऑर्डर्स कहा गया। और उसके अंदर ये वाली कंडीशन जो मेंटल डिसऑर्डर्स की उस वक्त तक डिस्कवर हो चुकी थी, ये वाली सारी कंडीशन उसमें रखी गई थी। इफ़ यू रिमेंबर 1952, ये वही ज़माना है जो कि आरन बेक का ज़माना है। आरन बेक इज़ एज द फादर ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। आम, उसके ज़माने में जब वो साइकेट्री यूनिट में काम कर रहा था, जो भी दवाइयाँ थी वो दवाइयाँ दोज वर नॉट रियली हेल्पफुल टू द पेशेंट्स, एंड ही वाज वेरी डिसअपॉइंटेड बाय दैट। सो ये उस ज़माने की बात है, डीएसएम वन उस ज़माने में पब्लिश हुई थी। इसमें फिर उस आईसीडी सिक्स से इंस्पायर होके अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने एक सेपरेट बुक पब्लिश की। उसमें सिर्फ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स थे, और उसका जो फोकस था वो ये था कि जो क्लिनिशियंस हैं वो अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसको यूज कर सकें। सो ये सारा यूज करने के लिए उन्होंने डीएसएम वन पब्लिश की अलग से। फिर डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल वन उन्होंने पब्लिश की थी। एंड आई एम गोइंग टू शो यू दैट दिस इज डीएसएम वन। आप सब लोगों को नजर आ रही है डीएसएम वन? आप लोगों को डीएसएम वन नजर आ रही है? Yes. Yes. ठीक है। दिस इज द डीएसएम वन जो कि 1952 में पब्लिश की गई थी। इसमें हम नीचे आए तो देखें टेबल ऑफ कंटेंट्स। स्टैंडर्डाइज नोमेनक्लेचर, डिजीजेस ऑफ साइकोबायोलॉजिकल यूनिट, ये उसको कहा गया था। दीज आर ऑल ओल्ड टर्म्स जो कि यूज किए। इंट्रोडक्शन टू रिवाइज नोमेनक्लेचर, डेफिनेशन ऑफ टर्म्स, रिकॉर्डिंग ऑफ साइकियाट्रिक कंडीशन, जनरल रिक्वायरमेंट्स, स्पेशल रिक्वायरमेंट्स, ये सारा कुछ इसमें जो है पब्लिश किया गया था। स्टेटिस्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। इसमें अगर हम नीचे आ जाए डीएसएम वन में, दिस वन, disorders caused by associated or by or associated with impairment of brain tissue function। ब्रेन टिश्यू की फंक्शन की वजह से कौन से डिसऑर्डर्स आ रहे हैं? डिसऑर्डर ड्यू टू एसोसिएटेड विद इन्फेक्शन, इन्फेक्शन ब्रेन में हो गया तो एक्यूट ब्रेन सिंड्रोम हो गया। um, इसके अलावा डिसऑर्डर विद इंटॉक्सिकेशन, जो कि हम कहते हैं कि ड्रग्स की वजह से साइकोसिस हो गई किसी को। फॉर एग्जांपल स्किज़ोफ्रेनिया में वी नो देयर इज अ टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया जो कि ड्रग्स की वजह से होती है। सो दिस वाज दैट इन दोज डिसऑर्डर ड्यू टू इंटॉक्सिकेशन। एक्यूट ब्रेन सिंड्रोम कहा जाता था ड्रग और पॉइजन इंटॉक्सिकेशन। इसके नीचे आ जाए तो ड्यू टू सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंसेस डिसऑर्डर कौन से हो रहे हैं? ब्रेन में अगर सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो गया तो उसकी वजह से। uh, ये सारी है डीएसएम वन हमारे पास। वन सेकेंड। स्किज़ोफ्रेनिक रिएक्शन चाइल्ड टाइप, स्किज़ोफ्रेनिक रिएक्शन रेजिजुअल टाइप। अब ये जो स्किज़ोफ्रेनिया है इसमें अगर इसको देखो स्किज़ोफ्रेनिया रिएक्शंस, ये रिएक्शंस का टर्म जो सा डीएसएम वन में यूज किया गया, ये रिएक्शन का टर्म आपने याद रखना, क्योंकि आई विल रिपीट दैट इन द फ्यूचर। स्किज़ोफ्रेनिया का जो रिएक्शन सिंपल टाइप, हेबरफ्रेनिक टाइप, कैटाटोनिक टाइप, पैरानोइड टाइप, ये स्किज़ोफ्रेनिया की सारी टाइप्स हैं। एज वी नो, एक साइंटिस्ट थे श्नाइडर उनका नाम था, उन्होंने सारी उम्र लगा दी थी स्किज़ोफ्रेनिया पे काम करते हुए।
एंड फ्रॉम दैट ही डिस्कवर्ड ऑल दो सिम्टम्स जो कि आजकल हम जो 6 सिम्टम्स हैं DSM-5 TR में, वो सारे उन्होंने डिस्कवर किए थे शनाइडर ने। दीज वर, उन्होंने इसको कहा था कैटेगरी 1 सिम्टम्स, जो कि अगर किसी में हो तो उसको लाजमी फिर हम स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। उसके बाद टाइप 2 के उन्होंने सिम्टम्स दिए थे, जो कि सारे ये लिखे हुए हैं: स्किज़ोफ्रेनिया रिएक्शन, सिंपल टाइप, हाइपोफ्रेनिक, कैटाटोनिक, ये सारे हैं। ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिक रिएक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे। इट इज नॉट स्किज़ोफ्रेनिया बट स्किज़ोफ्रेनिक रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है इन DSM-1, एंड दीज वर ऑल इन द DSM-1। फिर इसके बाद आ जाती है DSM-2। DSM-2 was published in 1968, राइट। 1969 में, अगर आपको याद होगा कि इंसान पहली दफा चांद पे उतरा था अमेरिका में, जो अपोलो मिशन था चांद का, उस वक्त 1969 में था। उससे पहले, एक साल पहले, 1968 में DSM-2 पब्लिश हुई थी। एंड DSM-2 लाइक DSM-1 was also based on psychoanalytic theory। और DSM-2 में जो अभी मैंने रिएक्शन का टर्म आपको बताया, स्किज़ोफ्रेनिक रिएक्शन, ये जो रिएक्शन का टर्म था, इसको एलिमिनेट कर दिया गया था। एज यू नो, DSM-2 is also based on psychoanalytic theory, right? So जो Aaron Beck थे, जब when he was also developing cognitive behavioral therapy, he was also in the first time उन्होंने psychoanalytic theory, जब उनकी medications patients पे काम नहीं कर रही थी, he found कि psychoanalytic जो theory है, that is perfectly describing all the condition and treating all the mental health disorders until he came to depression. So he was also inspired by psychoanalytic theory, and DSM-2 was also inspired by psychoanalytic theory. बट इसमें जो डिफरेंस है वो सिर्फ रिएक्शन का जो है वो निकाल दिया गया था टर्म। नाउ दिस इज DSM-2, डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, सेकंड एडिशन। इन इट मेंटल रिटार्डेशन, ये सारी टर्म जिसमें यहाँ पे यूज हुई हैं। uh, इसमें अगर हम नीचे हैं, साइकोसिस विद, हाँ देखें, साइकोसिस के साथ जो है बाकी वो जो रिएक्शन का टर्म है वो सारी की सारी एलिमिनेटेड है। एज वी नो, साइकोसिस जो है स्किज़ोफ्रेनिया में आता है, एंड जो रिएक्शन का टर्म है वो सारा का सारा इसमें से निकाल दिया गया। ये सारी हाईलाइटेड चीज़ आप देख सकते हैं इसमें। ये स्किज़ोफ्रेनिया कैटाटोनिक टाइप आ गया। अब स्किज़ोफ्रेनिया के स्किज़ोफ्रेनिक रिएक्शन था, वो निकाल के स्किज़ोफ्रेनिया कर दिया गया, कैटाटोनिक टाइप आ गया। नीचे आ गया पैरानोइड टाइप आ गया, लेटेंट टाइप आ गया, रेजिजुअल टाइप आ गया। जो रेजिजुअल टाइप है आजकल के ज़माने में वी नो, चूंकि नई रिसर्चेज हो चुकी हैं, वी नो जो रेजिजुअल टाइप इज एक्चुअली द रेजिजुअल फेज ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया के 3 फेजेस हैं: प्रोड्रोमल, एक्टिव और रेजिजुअल। जब रेजिजुअल फेज में बंदा चला जाता है, उसके सिम्टम्स काफ़ी सारे रिड्यूस हो जाते हैं, और समटाइम्स ये भी लगता है कि बंदा नॉर्मल है, व्हेन इन रियलिटी ही हैज स्टिल हैज स्किज़ोफ्रेनिया। बट इट इज़, पुराने ज़माने में DSM-2 के ज़माने में उसको रेजिजुअल टाइप कहा जाता था, और अब जो उनसा इसको रेजिजुअल फेज कहा जाता है। पर जो स्किज़ोफ्रेनिया के साथ जो रिएक्शन का टर्म थी वो सारी एलिमिनेट कर दी थी। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं DSM-3 में। DSM-3 वॉज देन पब्लिश्ड इन 1980। इसके, अब ये जो है ना, दिस अशर्ड इन अ न्यू एरा, ये काफी मॉडर्न सी चीज थी। DSM-3 जो है, मॉडर्न साइकियाट्रिक डायग्नोसिस जो है वो स्टार्ट हुआ था DSM-3 की वजह से। और ये जो थी, इट इज नॉट बेस्ड ऑन साइकोएनालिटिक थ्योरी, बट दो पब्लिश हुए हुए पेपर्स थे, उनके ऊपर ये उनके ऊपर ये बेस्ड थी DSM-3। एक था फेनर क्राइटेरिया, ये एक पेपर का नाम है। एक ये पेपर था, और दूसरा जो सा था भाई डॉक्टर जॉन फेनर का ही था, जिसमें क्राइटेरिया डिस्क्राइब किया गया था डिप्रेशन का, स्किज़ोफ्रेनिया का, न्यूरोसिस का, एंटी सोशल पर्सनैलिटी ट्रीट डिसऑर्डर का। ये सारे क्राइटेरिया जो उनसे डिस्क्राइब किए गए थे, और उन दो पेपर्स पे DSM-3 जो थी वो फिर सारी पब्लिश की गई थी। और इसकी ख़ास बात ये थी कि इसमें इन्होंने इम्प्रूव करने की कोशिश की थी इंटर रेटर रिलायबिलिटी को। इंटर रिलेटर रिलायबिलिटी इज़ कि अगर एक क्लिनिशियन एक डिसऑर्डर को डायग्नोज कर रहा है, तो दूसरा भी रिलायबली उसको उसी तरह डिसऑर्डर को डायग्नोज कर पाए। फॉर एग्जांपल, स्किज़ोफ्रेनिया अगर एक बंदा डायग्नोज कर रहा है, एक कंडीशन है एक पेशेंट में स्किज़ोफ्रेनिया की,
और अगर एक क्लिनिशियन उसको डायग्नोज कर पा रहा है तो दूसरा भी उसको कर पाए उसी तरीके से। कि इसको कहते हैं इंटर रेटर रिलायबिलिटी। और इसको इम्प्रूव करने की DSM-3 में सबसे ज्यादा कोशिश की गई थी। एंड इससे फिर मॉडर्न साइकियाट्रिक जो डायग्नोसिस है उसको रिलायबली हर पेशेंट में डायग्नोज किया जा सकता था। और उसकी वजह से फिर वो उनको मेडिकेशन भी प्रॉपरली प्रोवाइड की जा सकती थी। DSM-3 आई कुड नॉट फाइंड DSM-3, सो आई डू नॉट हैव दैट। DSM-4 अब ये 1994 में पब्लिश हुई थी। DSM-4 TR जो थी, टेक्स्ट रिवीजन, इज पब्लिश्ड इन 2000। टेक्स्ट रिवीजन इज जस्ट द रिवीजन ऑफ द टेक्स्ट। चंद कोड्स जो उनसे होते हैं, कोडिंग की थोड़ी सी डिफरेंस होती है, टेक्स्ट की थोड़ी सी डिफरेंस होता है, नॉट अ मेजर डिफरेंस, बट जस्ट अ टेक्स्ट रिवीजन। सो जो टेक्स्ट रिवीजन थी DSM-4 की 2000 में पब्लिश की गई थी। एंड इसको सिमिलर करने की कोशिश की थी टू ICD-10। आजकल आ गई ICD-11। अगर आप उसके डिसऑर्डर्स देखें और DSM के डिसऑर्डर देखें तो इट इज़ वेरी वेरी सिमिलर, राइट। वही चीज़ें आपको जो DSM-5 TR में मिलती हैं, उसी किस्म की चीज़ें आपको ICD-11 में भी मिल रही होती हैं। DSM-4, आई डू हैव DSM-4। दिस इज DSM-4, फोर्थ एडिशन ऑफ द DSM। इसमें हम नीचे आ जाएं तो इसमें मल्टी एक्सियल असेसमेंट का सिस्टम था। आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट व्हाट इज मल्टी एक्सियल सिस्टम, क्योंकि ये जो है फिर DSM-5 में ख़त्म कर दिया गया था मल्टी एक्सियल सिस्टम। इसके नीचे मूड डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर, ये सारे डिसऑर्डर सारे दिए हुए हैं। इसी में स्किज़ोफ्रेनिया भी होगा यहाँ पे। ये स्किज़ोफ्रेनिया एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर, 273 पेज। Uh, और आज का जो हमारा DSM का टॉपिक है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस कोर्स फ्रॉम द हिस्ट्री, जो कि अभी हम कर रहे हैं। इसके साथ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स। सो दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग दिस स्किज़ोफ्रेनिया। इसमें schizoaffective disorder, delusional disorder, pretty much the same, very similar to DSM-5। फिर इसकी सब टाइप्स इन्होंने मेंशन की हुई हैं। वो जो पहले स्किज़ोफ्रेनिक रिएक्शंस थे इन DSM-1, वो सारी अब सब टाइप्स में आ गए उसके। कोर्स के स्पेसिफायर्स भी दिए गए हैं। अच्छा, स्किज़ोफ्रेनिया में इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली ये है, बंदा फेजेस से तो गुजरता है, बट हर साइकोटिक एपिसोड के बाद, हर एक्टिव फेज के बाद उसका ब्रेन का नॉर्मल फंक्शनिंग पे आना उतना ही मुश्किल होता जाता है। अगर किसी की एक साइकोटिक एपिसोड थी फिर तो वो नॉर्मली फंक्शन कर सकता है सारी उम्र। दो या दो से ज्यादा होती जाए तो उसका नॉर्मल होना फिर उतना ही मुश्किल होता चला जाता है। एंड दिस इज समथिंग दैट इज नोन बाय द साइकाइट्रिस्ट। इसके बाद आ जाती है DSM-5। इसका जिस जब DSM-4 TR पब्लिश हुई थी उसी के साथ ही DSM-5 पे काम स्टार्ट हो गया था, इन द ईयर 2000। इवेंचुअली करते 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 फिर 2013 में DSM-5 पब्लिश हुई है। और इसकी सबसे अच्छी जो उनसे इंटर रेटर रिलायबिलिटी है। अब फॉर एग्जांपल स्किज़ोफ्रेनिया को डायग्नोज करना हो, आई मीन लिटरली, अगर मैं डायग्नोज करता हूँ किसी पेशेंट को स्किज़ोफ्रेनिया, तो आप 19 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, 19 के 19 लोग भी उसी रिलायबिलिटी के साथ किसी को स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोज कर सकते हैं। दिस इज द रिलायबिलिटी नाउ ऑफ DSM-5। काफी रिलायबल हो चुकी है, काफी बेहतर हो चुकी है कंपेयर टू द DSM-1 एंड DSM-2। सो द एक्सेस सिस्टम जो था DSM-1 4 का, वो रिमूव कर दिया गया DSM-5 में। सो आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट। अब DSM-5 TR। DSM-5 TR इज द टेक्स्ट रिविजन ऑफ DSM-5। अगर किसी को इंटरेस्ट हो DSM पुरानी कोई भी DSM पढ़ने का, तो आई हैव दोज लिंक्स, आई विल शेयर इट विद यू। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। DSM-5 भी आई विल शेयर इट विद यू। सो जो DSM-5 है उसके बाद फिर DSM-5 टेक्स्ट रिवीजन आया, अभी रिसेंटली आया, 1-2 साल हुए हैं DSM-5 TR को। और इसमें इट इज जस्ट अ टेक्स्ट रिवीजन ऑफ दैट, ऑफ द ओरिजिनल DSM-5। और चंद जो उनसे हैं कोड्स वो उन्होंने ऐड किए हैं। और उसके साथ एक और डिसऑर्डर, प्रोलॉन्ग ग्रीव डिसऑर्डर, वो ऐड किया है इस DSM-5 TR में। आ, अब ये हमारा मॉडर्न DSM-5 है, जिसमें ये सेक्शंस दिए हुए, सेक्शन 1, सेक्शन 2।
And our topic of today's lecture is history and schizophrenia. So I'm gonna start करना. Schizophrenia spectrum and other psychotic disorders. We are going to go jump straight into this one. As you know, schizophrenia जो है इसके पांच छह हैं इसके अंदर disorders. Um, it starts with a delusional disorder. जिसमें जस्ट बंदे को डिल्यूजन्स होती है, नथिंग एल्स, नथिंग अदर देन दैट. कोई हेलुसिनेशंस नहीं है, और बहुत ही थोड़ा सा इफेक्ट होता है उसकी जिंदगी पे, नॉट अ लॉट ऑफ इफेक्ट. एज यू नो, इसमें DSM-5 में वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट इज, कोई भी डिसऑर्डर आपने DSM में डायग्नोज करना, कोई भी डिसऑर्डर, उसके लिए ज़रूरी है कि इंसान की ज़िंदगी पे कोई ना कोई इफेक्ट लाजमी पड़ता हो, कोई ना कोई डेफिशिएंसी उसकी ज़िंदगी में लाजमी आ रही हो. अगर डेफिशिएंसी नहीं आ रही एंड डिस्पाइट ऑफ दैट यू आर सीइंग सम सिम्टम्स ऑफ डिल्यूजन्स, इट मींस ही डज नॉट हैव डिल्यूजनल डिसऑर्डर. सो ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है. ये ना हो कि आप लोग DSM पढ़ रहे हैं, एज अ स्टूडेंट ऑफ DSM आप हर डिसऑर्डर को पढ़ते जा रहे हैं एंड यू आर सीइंग दिस डिसऑर्डर इन योरसेल्फ कि मुझे ये डिसऑर्डर है, मुझे ये डिसऑर्डर है, मुझे ये डिसऑर्डर है. अगर आप में वो जिंदगी पे अफेक्ट नहीं पड़ रहा उसका, आप यूनिवर्सिटी पे जा रही हैं, कोर्स भी अच्छे से पढ़ रही हैं, और आपके अच्छे नाम मार्क्स भी आ रहे हैं, ग्रेड्स भी आ रहे हैं, देन यू डोंट हैव डिसऑर्डर. चाहे आप में ये सिम्टम हो या ना हो, सिम्टम्स हैं फिर भी उसके बावजूद भी यू डोंट हैव डिसऑर्डर. So you have to keep this in mind when using the DSM. There is also a very funny story called a man who was a hospital. ये BA की क्लासेस में पढ़ाई जाती है, जिसमें एक बंदे को लगता है कि मुझे ये भी बीमारी है, वो भी बीमारी है. वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उससे क्या कहता है कि अब घर जाके सिर्फ एक्सरसाइज करो और ऐसी चीज़ें ना पढ़ो जो तुम्हें समझ नहीं आती. एंड इसी के साथ उसको घर भेज दिया था. तो वो वही बात है कि अगर आपको ये अपने अंदर से सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, बट आप में कोई जिंदगी में डिस्ट्रप्शन नहीं आ रही है, तो आप में ये डिसऑर्डर नहीं है. सिंपल. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डिल्यूजनल डिसऑर्डर ऑफ द DSM-5 TR. इसमें एक एक या एक से ज्यादा डिल्यूजन्स का होना बहुत जरूरी है. ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ 1 मंथ और लॉन्गर, मिनिमम टाइम जो है 1 मंथ का होना चाहिए. एक दफ़ा मेरे पास एक केस आया, एंड पेशेंट की सिस्टर आई थी, एंड शी मेंशनड कि मेरी जो सी सिस्टर, उसको ये सिम्टम्स हैं. लेकिन जब हम लोग गए मेंटल हॉस्पिटल में, तो उन्होंने बताया कि आपको अगर ये दोबारा आए सिम्टम्स, तब हमारे पास दोबारा आइएगा. दे डिड नॉट डायग्नोज हर एंड दे डिड नॉट गिव हर एनी ट्रीटमेंट. क्यों? क्योंकि थोड़ा सा टाइम हुआ था, 1 वीक से भी कम हुआ था उसको. एक सिर्फ एपिसोड आई है, सिम्टम्स, चंद सिम्टम्स आए उसको, एंड शी वेंट टू द हॉस्पिटल. बट उन्होंने उसको डायग्नोज भी नहीं किया, ट्रीटमेंट भी नहीं किया, क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ द टाइम पूरी नहीं हुई. सो ड्यूरेशन को माइंड में रखना लाजमी है. एटलीस्ट 1 मंथ हुआ हुआ हो डिल्यूजन्स को. एक डिल्यूजन है एक बंदे को, ही थिंक्स दैट ही इज लाइक कायद आजम, वो इतना इंपॉर्टेंट शख्स है जैसे कायद आजम है, या जैसे जीसस है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है. आ, इस तरह का वो इम्पोर्टेंट पर्सन है इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. बट अगर उस 1 मंथ उसको पूरा नहीं हुआ, एक दो दफा ही थोड़े से डिल्यूजन आए हैं, एक दो दिन गुजरे हैं एंड वो खत्म हो गए हैं, इट मीन्स ही डज नॉट हैव दिस डिसऑर्डर. सो ड्यूरेशन उसका 1 मंथ का मिनिमम लाजमी है, या 1 मंथ या 1 मंथ से लंबा होना चाहिए. Then you can say that he has a delusional disorder. Criteria A for schizophrenia has never been met. क्राइटेरिया ए जो स्किज़ोफ्रेनिया का, विच वी विल डिस्कस लेटर, इज हेलुसिनेशंस होनी चाहिए, डिल्यूजन्स होनी चाहिए. क्राइटेरिया ए जो सा स्किज़ोफ्रेनिया का, one of these must be present for at least 6 months in schizophrenia. We will discuss that a little later. So hallucinations अगर है, तो वो prominent नहीं है, और वो delusional थीम के साथ रिलेटेड नहीं है. फॉर एग्जांपल, अगर पर्सन को ये डिल्यूजन है कि उसके जिस्म है उसके अंदर कीड़े पड़ चुके हैं, लेकिन उसकी जो हेलुसिनेशन है वो कीड़े पड़ने वाली नहीं है, इट मीन्स कि वो फिर डिल्यूजनल डिसऑर्डर में नहीं आता. क्यों? क्योंकि डिल्यूजनल डिसऑर्डर में आने के लिए ज़रूरी है कि थीम जो सी है वो वही होनी चाहिए हेलुसिनेशंस की.
थीम वैसी नहीं होनी चाहिए जो कि उसके डिल्यूजन की थीम है, राइट? आई थिंक आई एम कंफ्यूजिंग हियर। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर एक पर्सन में हेलुसिनेशंस है, अगर नहीं है तो हम उसको कह सकते हैं डिल्यूजनल डिसऑर्डर है। अगर है तो वो हेलुसिनेशन की थीम वो वाली सिमिलर नहीं है टू द डिल्यूजन्स, जिसकी एग्जांपल इन्होंने बीइंग इन्फेस्टेड विद इंसेक्ट के साथ दी हुई है। अगर नहीं है तो इट मीन्स कि उसको डिल्यूजनल डिसऑर्डर है, फिर आप डायग्नोज कर सकते हैं। और क्राइटेरिया ए स्किज़ोफ्रेनिया यही है, हेलुसिनेशन वाला। Apart from the impact of delusion, then its ramification function is not markedly impaired and behavior is not obviously bizarre or odd. um, डिल्यूजन्स की वजह से अगर उसको कोई जिंदगी में असर पड़ रहा है, ठीक है, उसके अलावा उसकी जो जिंदगी है वो काफी डिस्टर्ब नहीं होती है। अपार्ट फ्रॉम डिल्यूजन, ये जो सी उसकी जिंदगी है वो डिस्टर्ब नहीं होती है। यही मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी मेंशन किया। डिल्यूजन्स की वजह से थोड़ी बहुत इफेक्ट हो रहा होता है जिंदगी में, बट उसके अलावा नहीं होता उसकी जिंदगी पर इफेक्ट। If manic or major depressive episodes have occurred, these have been brief relative to the duration of delusional period. अब अगर मैनिक या डिप्रेसिव एपिसोड्स हैं, ये बहुत थोड़ी सी हैं रिलेटिव टू द डिल्यूजनल पीरियड। थोड़ा सा डिप्रेशन का हम कहते हैं कोई डिप्रेशन में चला गया, सैडनेस है कॉन्स्टेंटली, बट एक हुआ, दो, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, फिर वो चला गया। मैनिक का जो एपिसोड है वो भी थोड़ी सी देर के लिए, 1 दिन हुई, 2 दिन हुई, 3 हुई, फिर चली गई। तो वो थोड़ी सी टाइम के लिए थी, तो वो मेजॉरिटी जो टाइम उसने स्पेंड किया वो स्पेंड किया इन द डिल्यूजन्स। एंड देयर इज अनदर डिसऑर्डर, डिप्रेशन विद साइकोटिक फीचर्स। उसमें भी ये डिफरेंस है यहाँ पे कि जो सा डिप्रेशन की एपिसोड है वो छोटे टाइम के लिए होती है, डिल्यूजनल की जो एपिसोड है डिल्यूजन की, वो 1 मंथ के लिए होती है। डिस्टर्बेंस इज नॉट attributable टू द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस की वजह से डिल्यूजन्स नहीं आ रही है, कोई चर्च नहीं पी हुई या कोई आइस नहीं पी हुई या कोई कोकेन नहीं पी हुई जिसके बाद उसको डिल्यूजन्स आ रही है, ऐसा नहीं है। उसके बगैर हुई हुई है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। अगर किसी ने कोई ड्रग्स ली हुई है उसकी वजह से डिल्यूजन आ रही है, फिर डिल्यूजनल डिसऑर्डर नहीं है। इसी तरह अगर कोई और मेडिकल कंडीशन है, फॉर एग्जांपल कैंसर है, कैंसर की वजह से अगर उसमें डिल्यूजन्स आ रही हैं, तो इट मीन्स कि उसको डिल्यूजनल डिसऑर्डर नहीं है। फिर डिल्यूजनल डिसऑर्डर सिर्फ तब होगा जब ना उसने ड्रग्स ली होगी ना कोई और मेडिकल कंडीशन होगी। एंड इट इज नॉट बेटर एक्सप्लेन्ड बाय अनदर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। कोई और डिसऑर्डर भी नहीं है जिसकी वजह से अब हम इसको एक्सप्लेन कर सकेंगे डिल्यूजन्स क्यों आ रही है। जैसे कि बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर है और ओसीडी का डिसऑर्डर है, फॉर एग्जांपल। मीटिंग का टाइम 1 मिनट से कम रह गया, आई विल शेयर अनदर लिंक, और वो आप सारे ज्वाइन करें दोबारा से, एंड वी विल कंटिन्यू दिस लेक्चर। मीटिंग का टाइम एंड होने लगा, आई एम शेयरिंग अनदर लिंक, आप लोग